नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए शुरू करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज पे। फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल की आलोचना कर रहे लोगों को IBN 7 पर देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने करारा जवाब दिया। पर्रिकर ने IBN 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ कहा कि ये विमान वायुसेना की जरूरत है और ये बेहतरीन क्षमता वाला विमान है और उस पर सवाल उठाना बेमानी है। पर्रिकर ने राफेल को लेकर की जा रही आलोचनाओं का जवाब भी दिया। उनके मुताबिक यह कहना गलत होगा कि राफेल विमान वायुसेना में इस वक्त MiG-21 विमानों का विकल्प है। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि MiG-21 की जगह देश में ही बन रहे हल्के विमान तेजस तैनात होंगे। रक्षा मंत्री पर्रिकर ने विमानों का विरोध कर रहे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को इस मुद्दे पर समझाने की बात भी कही। IBN 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि वो स्वामी का सम्मान करते हैं और एक दिन उनसे मिलकर उन्हें सौदे के बारे में समझाएंगे। गौरतलब है कि स्वामी ने इस सौदे के खिलाफ अदालत जाने की धमकी दी थी। रक्षा मंत्री ने कहा कि राफेल सौदा हमारी जरूरतों के हिसाब से था। रक्षा मंत्री ने IBN 7 से खास बातचीत में कहा कि ये एक बेहद अहम सामरिक सौदा है। राफेल डील के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि वो पिछली सरकार की डील रद्द होने से खुश है। स्वामी के मुताबिक यूपीए सरकार के दौर में 126 विमानों का जो सौदा हुआ था वो सरकार ने रद्द कर दिया है। उनके मुताबिक वो खुद पर्रिकर को फोन करके बधाई देंगे। कोर्ट जाने के सवाल पर स्वामी ने कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब दस्तावेज हो। स्वामी का कहना है कि जब डील रद्द कर दी गई है तो वो कोर्ट क्यों जाएंगे। रक्षा मंत्री से अलग से मिलकर बात करने के सवाल पर स्वामी ने कहा कि वो उनसे जरूर मिलेंगे। राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी पर मेक इन इंडिया मुहिम की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने IBN 7 से बातचीत में आरोप लगाया कि राफेल सौदा किसी को खुश करने के लिए किया गया है। उनके मुताबिक यूपीए सरकार की तरफ से यह सोचकर सौदा किया गया था कि सब कुछ हिंदुस्तान में बनेगा, मगर नरेंद्र मोदी सरकार ने यह सब छोड़ दिया। मणिशंकर अय्यर के मुताबिक भारत की सुरक्षा हिंदुस्तान में बने हवाई जहाजों से ही हो सकती है। IBN 7 से खास बातचीत में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यह भी भरोसा दिलाया कि एक रैंक एक पेंशन योजना महीने भर के भीतर लागू कर दी जाएगी। रक्षा मंत्री के मुताबिक एक रैंक एक पेंशन का मुद्दा समाधान की तरफ है। बता दें कि 1 रैंक 1 पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान PM मोदी ने अपनी सरकार बनने के साथ ही कर दिया था। खबर है कि इस संबंध में फाइल का रक्षा मंत्रालय की वित्त शाखा में अध्ययन किया जा रहा है और इसके बाद इसे मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। अपने जर्मनी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने जर्मनी में रह रहे भारतीय पेशेवरों से कहा कि वो भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद के लिए दोनों देशों के बीच पुल का काम करें। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया उनके लिए सिर्फ आर्थिक लक्ष्य नहीं है बल्कि आत्मसम्मान से जुड़ा है। PM मोदी ने भारत में इसके लिए अनुकूल माहौल का वादा किया। IT क्रांति का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि सिलिकॉन वैली में बड़ी तादाद में भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि अगर पेशेवरों को भारत में अच्छे माहौल का आश्वासन मिलता तो गूगल भारत से शुरू हो सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि बाहर आकर ही प्रतिस्पर्धा और नई ऊंचाइयां हासिल करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। जर्मनी में काम करने वाले हमारे प्रोफेशनल्स, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिनकी ताकत है, वे हिंदुस्तान और जर्मनी के बीच ब्रिज बन सकते हैं क्या? और ब्रिज दो देशों का नहीं, ब्रिज आज जहां है वहां से आगे पहुंचने का जो डेस्टिनेशन है उस बीच का ब्रिज बनना है। आपके पास देश को बहुत अपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भारत से सवाल करने पर विकसित देशों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि भारत सितंबर में फ्रांस में होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए एजेंडा तय करेगा। मोदी ने भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रीयूज और रिसाइकलिंग हमारे DNA में है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि हमने अपनी बात सीना तान कर दुनिया के सामने नहीं रखी और दुनिया हमें डांटती रही कि कार्बन उत्सर्जन कम करो, जबकि पूरे विश्व में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन देखा जाए तो हमारा सबसे कम है। मोदी ने कहा कि भारतीयों की परंपरा में सदियों से प्रकृति के संरक्षण की सोच रही है। मंगलवार को एक राजनीतिक लेवल पर बात चलेगी। जब वो चांसलर एंगेला मर्केल से मिलेंगे राजनीतिक बातें होंगी, लेकिन तब भी उससे पहले वो विकास की ओर ध्यान देंगे। बर्लिन रेलवे स्टेशन जाएंगे, देखेंगे कि वो किस प्रकार तैयार किया गया है, क्या क्या सुविधाएं हुई हैं, ताकि कुछ ये जो बातें हैं भारत में भी लाएं और इस प्रकार का विकास भारत में भी लाएं। तो जहां जाएं, जिस प्रकार भी वो अपने कार्यक्रम में शामिल हों, उनका मुख्य ध्यान जो है भारत के विकास पर है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र सूर्या बोस ने बर्लिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूर्या बोस ने पीएम से नेताजी और उनके परिवार से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की है। सूर्या बोस के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो इस मामले को गंभीरता से देखेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ था कि नेहरू सरकार ने आजादी के कई साल बाद भी नेताजी के परिवार पर जासूसी करवाई थी। Did he make any commitments that they would be declassified? Well, not a direct commitment, but I have a feeling. I mean, I talked to him straightly. I said, you have to declassify all the classified files that are there. It may harm. He asked me, he said, it may. I said, yes, it doesn't matter, let it. But that's the truth. ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत के दरवाजे खोलने के बाद जर्मनी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने हनोवर में दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड फेयर में भारतीय स्टॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी पीएम मोदी के साथ मौजूद थी। पीएम मोदी ने कहा कि वो जर्मनी के शुक्रगुजार हैं कि उसने भारत को अपना साझीदार चुना। पीएम ने जर्मनी को भारत से आर्थिक सहयोग बढ़ाने और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए न्यौता दिया। पीएम ने एक बार फिर उद्योगपतियों से कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता है। हनोवर व्यापार मेले में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं मेक इन इंडिया का जमकर प्रचार किया। हनोवर व्यापार मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ चाय पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मर्केल को मेक इन इंडिया का लोगो यानी कि शेर भी तोहफे में दिया। जिस मंच पर दोनों बैठे थे वहां भी पीछे मेक इन इंडिया का एक बड़ा सा लोगो लगा हुआ था। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर की एजेंसियों का मानना है कि भारत तेजी से विश्व में आगे बढ़ने वाला देश है। पीएम मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज कनाडा पहुंच रहे हैं। वो 16 अप्रैल तक कनाडा में रहेंगे। वो आज शाम जर्मनी से कनाडा के लिए रवाना होंगे और भारतीय समय के मुताबिक बुधवार तड़के 3 बजे ओटावा में लैंड करेंगे। पिछले 42 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली कनाडा यात्रा होगी। इससे पहले 1973 में भारतीय प्रधानमंत्री ने कनाडा का दौरा किया था। माना जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा, व्यापार एवं निवेश सहित कई मुद्दों पर मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर के बीच बातचीत होगी। इस दौरे में कई अहम करार होने की उम्मीद है। कि इस तरफ रिको कोलिजियम है जहां पर 10,000 से ज्यादा लोग आएंगे और ये सब इंडो कैनेडियन लोग होंगे और साथ ही साथ कैनेडियन भी होंगे और प्रधानमंत्री स्टीवन हार्पर कनाडा के वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होंगे। पीछे आपको सीएन टावर नजर आ रहा है जो कि लैंडमार्क है इस शहर का, टोरंटो का, और साथ ही साथ पीछे आपको ऑलस्ट्रीम सेंटर नजर आ रहा है। ये वो जगह है जहां पर भारत के हाई कमिश्नर जो कनाडा में है वो एक स्पेशल डिनर देने वाले हैं और उस डिनर के अंदर खास 500 लोगों को इनवाइट किया जाएगा। प्रधानमंत्री जब सारे भारतीयों से मिल चुके होंगे तो उसके बाद ये खास कार्यक्रम रिको कोलिजियम के बाद यहाँ पर ऑलस्ट्रीम सेंटर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे में कनाडियन माइनिंग एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन और भारत के बीच यूरेनियम आपूर्ति करार होने की उम्मीद है। कनाडा के अखबारों ने भी इसकी उम्मीद जताई है। कनाडाई दैनिक द ग्लोबल एंड मेल ने इस बारे में लिखा था कि बातचीत अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि दौरे से पहले पीएम मोदी ने भी सोशल साइट पर लिखा था कि वो कनाडा के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग फिर से शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं। कनाडा ने भारत को यूरेनियम निर्यात और परमाणु संयंत्रों की आपूर्ति पर 1970 के बाद से बैन लगा दिया था। हालांकि साल 2013 में भारत कनाडा ने परमाणु सहयोग करार पर हस्ताक्षर कर अतीत का पन्ना पलट दिया था। यूपी में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए किसानों की मौत पर उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि ओले गिरने और फसल बर्बादी के चलते मौत चाहे सदमे से हो या किसान ने आत्महत्या की हो, राज्य सरकार मृतक किसान के परिवार वालों को 5 लाख का मुआवजा देगी। सरकार की तरफ से फिलहाल किसानों की मौत का आंकड़ा 99 है। आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती है। इसे लेकर यूपी में जहां बहुजन समाज पार्टी पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस, एसपी और बीजेपी ने भी बाबा साहेब की जयंती मनाने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि अखिलेश सरकार ने हर जिले में बाबा साहेब की जयंती मनाने के लिए पहली बार 35,000 रुपए की रकम भी जिलाधिकारियों को भिजवाई है। बाबा साहेब अम्बेडकर की राजनीतिक विरासत का हकदार कौन होगा, इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बाबा साहेब की 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार साल भर चलने वाले कई कार्यक्रमों की शुरुआत करने जा रही है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस ने भी साल भर बाबा साहेब की याद में कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। बीजेपी बिहार में आज चुनावी बिगुल फूकेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में इसकी शुरुआत करेंगे। अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, विधायक, विधान पार्षद, सांसद और बिहार से केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने वाले सभी मंत्री भी शिरकत करेंगे।
आम आदमी पार्टी के बागी नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की आज गुड़गांव में होने वाले स्वराज संवाद सम्मेलन पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इस आयोजन में शामिल होने वाले पार्टी के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का बागी खेमा नई पार्टी का ऐलान कर सकता है, लेकिन यादव और भूषण के करीबी लोगों ने कहा है कि बागी खेमा संगठन के भीतर अंतरदलीय लोकतंत्र और पारदर्शिता के मुद्दे को उठाएगा। हरियाणा सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने और उन्हें राज्य में योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है। रामदेव को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। 21 अप्रैल को पंचकुला में रामदेव का सम्मान समारोह होगा, जहां उन्हें योग का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया जाएगा। राज्य सरकार पहले ही रामदेव के दिव्य ज्योति संस्थान के साथ मिलकर एक हर्बल पार्क और आयुर्वेद यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर चुकी है। पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र खोलने के लिए भी रामदेव की मदद ली जाएगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद हो गए और 7 घायल हो गए। सुकमा और कांकेर के बाद दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने 3 दिन में सुरक्षा बलों पर तीसरी बार हमला किया। दंतेवाड़ा में बीएसएफ जवानों पर हमला उस वक्त हुआ जब ये लोग गश्त पर निकले थे। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बारूदी सुरंग धमाके का सहारा लिया। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शहादत को सलाम करते हुए वीरता पुरस्कार और परिवारों को सुविधाएं देने का ऐलान किया है। करनाल में हरियाणा सरकार के एक मंत्री की गाड़ी ने 2 युवकों को कुचल दिया, जिसमें से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये घटना शुक्रवार देर शाम की है, जब हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री कविता जैन की गाड़ी ने 2 बाइक सवार युवकों को पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति की और मामले की भनक मीडिया तक न पहुंचे, इसके लिए भरपूर कोशिश की। यहां तक कि घायलों के परिजनों पर भी समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मुंबई की मीरा भाईंदर रोड पर एक प्रॉपर्टी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात 9:30 बजे विजय प्रधान नाम का कारोबारी अपने दोस्त सचिन के साथ पुष्पक बार से बाहर निकला ही था कि उस पर मोटरसाइकिल सवार लोग गोलियां चलाकर फरार हो गए। विजय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि सचिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले को कारोबारी रंजिश का केस मानकर जाँच कर रही है। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 76 में घर लौट रहे एक इंजीनियर अंकित चौहान को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। घटना के समय कार में मौजूद इंजीनियर के साथी ने लोगों की मदद से अंकित को कैलाश अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार हत्या की वजह साफ नहीं है, इसी कारण कई बिंदुओं को आधार मानकर जांच की जा रही है। मेरठ के दौराला थाना इलाके में एक युवक आमिर हसन की पीट कर हत्या कर दी गई। आमिर के परिजनों का आरोप है कि आमिर के सुंदर भाटी नाम के शख्स पर 4 लाख रुपए बकाया थे। जब आमिर ने सुंदर भाटी पर पैसा वापस लेने का दबाव बनाया तो सुंदर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर आमिर को मार दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन पुलिस 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। अहमदाबाद में शाहीबाग इलाके में एक 2.5 साल की बच्ची की बस के नीचे आने से मौत हो गई। बच्ची पहले अपनी दादी के साथ थी, लेकिन अचानक वो हाथ छुड़ाकर सड़क पर दौड़ पड़ी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बस ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रविवार रात की ये घटना चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मामले में पुलिस ने बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। T20 लीग में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर डेविड वार्नर की हैदराबाद सनराइजर्स से हार गई। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 8वें मैच में हैदराबाद ने बैंगलोर को 8 विकेट से मात दी। आईपीएल में आज एक ही मुकाबला होगा। ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच रात 8 बजे अहमदाबाद में शुरू होगा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में तीसरे पायदान पर रहने वाली टीम इंडिया देर रात वापस लौट आई। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में मलेशिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों से भले ही हारी हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को मात दी है। आखिर में टीम ने रविवार को प्लेऑफ मुकाबले में साउथ कोरिया को हराकर कांस्य मेडल अपने नाम किया। देश भर में आजकल सेव द इंटरनेट कैंपेन की खूब चर्चा हो रही है। ये कैंपेन खासकर #नेट न्यूट्रलिटी के नाम से इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इंटरनेट की निष्पक्षता पर जहां पूरे देश में चर्चा बढ़ती जा रही है, वहीं बॉलीवुड और राजनीति की कई मशहूर हस्तियों ने भी इसके पक्ष में आवाज बुलंद की है। इस बीच टेलीकॉम मंत्रालय ने इंटरनेट की आजादी पर एक कमेटी का भी गठन किया है। आपको बता दें कि ट्राई को भी इस बाबत 1 लाख से ज्यादा ईमेल मिल चुके हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 26/11 के मुंबई हमले का मामला निपटाने के लिए ट्रायल कोर्ट को 2 महीने की मोहलत दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को ये भी चेतावनी दी है कि अगर ये मामला 2 महीने से ऊपर खिंचा तो पाकिस्तान सरकार की तरफ से दायर याचिका स्वीकार कर ली जाएगी। पाकिस्तान सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर लश्कर के मुखिया ज़कीउर रहमान लखवी की जमानत रद्द करने की याचिका दी है। बता दें कि लखवी 2008 में हुए मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है।
ईरान को लेकर अमेरिका और रूस में ठन गई है। अमेरिका ने ईरान को एंटी मिसाइल प्रणाली देने पर लगा बैन हटाने के रूस के फैसले पर आपत्ति जताई है, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि ईरान पर 2010 में लगाया गया एक तरफा बैन अब बंद करना चाहिए। अमेरिका का कहना है कि ये रोक संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के तहत लगाई गई थी और जून में ईरानी परमाणु मुद्दे पर अंतिम समझौता होने तक इसे नहीं हटाया जाना चाहिए। नोबेल पुरस्कार विजेता जर्मन लेखक गुंटर ग्रास का निधन हो गया है। साहित्य के क्षेत्र में 1999 में नोबेल पुरस्कार विजेता जर्मनी के जाने माने उपन्यासकार, कवि, नाटककार व मूर्तिकार गुंटर ग्रास 87 वर्ष के थे। ग्रास का निधन फेफड़े में संक्रमण की वजह से हुआ। जर्मनी में मौजूद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुंटर ग्रास को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सोमवार का दिन जर्मनी के लिए काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। साइबेरिया में कुछ लोगों द्वारा सूखी घास जलाए जाने के बाद फैली भयानक आग की चपेट में आकर 15 लोग मारे गए और 460 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इनमें 8 लोगों की हालत चिंताजनक है। इस हादसे में 3000 से ज्यादा भेड़ें भी मारी गई। आग पर काबू पाने के लिए 5000 से ज्यादा बचाव कर्मी रात भर लगे रहे। अधिकारियों ने आग की वजह मानवीय लापरवाही बताई है। उनका कहना है कि लोगों ने अधिक तापमान और तेज हवाओं के बीच सूखी घास में आग लगा दी। अमेरिका के ओहायो में 3 साल के एक बच्चे से चली गोली में उसके छोटे भाई की मौत हो गई। मामले में पुलिस का कहना है कि जिस शख्स के नाम पर यह गन थी उसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। फिल्म दंगल की शूटिंग के वक्त आमिर खान के पैर में गंभीर चोट लग गई है। इस वजह से आमिर ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। सुनने में आया है कि सेट पर वर्कआउट करते वक्त उन्हें चोट लगी। सलमान खान की किक को एक प्रसिद्ध स्टंट अवार्ड में नॉमिनेशन मिला है। टॉरस वर्ल्ड स्टंट अवार्ड में किक को बेस्ट हाई वर्क कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। शादी के बाद अब जॉन इब्राहिम ऑन स्क्रीन किस सीन नहीं करेंगे। खबरों की माने तो पत्नी प्रिया के कहने पर जॉन ने ये क्लॉज अपने एग्रीमेंट में शामिल किया है। सनी लियोनी की फिल्म एक पहेली लीना ने बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ से ज्यादा रकम कमा ली है। ये हिसाब से कहा जाता है कि सनी ने अनुष्का शर्मा की NH10 और सुशांत सिंह राजपूत की ब्योमकेश बख्शी को पीछे छोड़ दिया है। रणदीप हुड्डा जल्द ही ब्लड माफिया पर आधारित एक फिल्म करने वाले हैं। इस फिल्म का नाम होगा ये लाल रंग और इसे डायरेक्ट करेंगे यंगिस्तान के डायरेक्टर सैयद अहमद अफजल। अक्षय कुमार अब देश भर में महिलाओं के लिए मार्शल आर्ट्स सेंटर खोलने का प्लान कर रहे हैं। फिलहाल अक्षय आजकल तकरीबन 300 महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं।